इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरएसएसबी बोर्ड द्वारा पटवार एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब स्क्रूटनी फॉर्म आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से कैसे भरना है और जो कैंडिडेट एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो वे कैंडिडेट स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में चर्चा करूंगा। और इसके अलावा किन किन स्टूडेंट को स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो तैयार रखना है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, स्क्रूटनी फॉर्म के लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सहपरिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो 4 दिसंबर 2025 से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक खुला रहेगा। यानी कि पटवार एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए जो आपका पोर्टल है वो आपके 4 दिसंबर को ओपन होगा, जो कि 6 दिसंबर तक ओपन रहेगा, यानी कि 4, 5, 6। अब यानी कि यार डीवी का प्रोसेस थोड़ा कुछ फास्ट ही हो रहा है। पहले क्या आरएसएसबी बोर्ड स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव रखते थे तो कम से कम 7 दिन का समय देते थे, लेकिन अब लाइब्रेरियन का भी देख लो, पटवार एग्जाम का भी देख लो, इसमें मात्र 3 दिन का ही समय दिया है। 4, 5 और 6 दिसंबर का ही समय दिया है। इस बीच अगर कोई कैंडिडेट स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाता है तो विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऑफलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म भी स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि अगर आप एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाते हो तो ऑफलाइन भरोगे तो वो भी आपका विभाग द्वारा स्वीकार कर दिया जाएगा। ऑफलाइन का जो फॉर्मेट है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जब आप बोर्ड की वेबसाइट पे कैंडिडेट कॉर्नर में जाओगे, वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको स्क्रूटनी फॉर्म का कंप्लीट फॉर्मेट देखने को मिलेगा। वो आपको डाउनलोड करना होगा और प्रिंट निकालना होगा। उसमें फिर जो पूछा जाए वो सब आपको फिल करना है और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आरएसएसबी बोर्ड के सचिव के नाम का लगाकर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होगा। अब सवाल ये आता है कि स्क्रूटनी फॉर्म है वो किन स्टूडेंट को भरना होगा, क्योंकि कल रिजल्ट में रैंक भी आई थी 58,000 के करीब कैंडिडेट की, कट ऑफ भी बताई गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रूटनी फॉर्म केवल उन्हीं कैंडिडेट को फिल करना है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरना जाए। और अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कट ऑफ जितने नंबर है या कट ऑफ से ज़्यादा है, तो आप अपने एसएसओ आईडी ओपन कर लीजिए। वहाँ पर जिनको भी स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा उनको ही वो स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक शो होगा, सभी कैंडिडेट को शो नहीं होगा। अगर आपको शो हो रहा है तो आप फिल कर लीजिए, और अगर आपके नंबर कट ऑफ से कम है तो उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आपके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है तो ही आपको स्क्रूटनी फॉर्म की ज़रूरत होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एसएसओ आईडी से आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है। शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। सबसे पहले आपके सामने इस तरह से एसएसओ आईडी ओपन होगी। आपको एसएसओ आईडी लिखनी होगी, पासवर्ड लिखने होंगे। अब अगर कोई कैंडिडेट कहे कि मैं अपने एसएसओ आईडी का नाम भूल गया तो कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, कोई भी, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड का हो या आरपीएससी आयोग का हो, उसके ऊपर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है। उसके बाद आपको पासवर्ड लिखना है। अगर आप अपने पासवर्ड भी भूल गए तो आई फॉरगेट, ये पासवर्ड के आगे क्लिक हियर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड लिखना है, जैसे कि यहाँ 914503 दे रखा है, उसी तरह आपके जो कोष्टक में कैप्चा कोड लिखे होते हैं वही आपको लिखना है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है स्पेस दे रखा है, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए लिखना है। और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आपकी एसएसओ आईडी लॉगिन होगी, आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा एक रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर ये ऑप्शन आपके नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सत्यमेव जयते वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर सर्च पर आपको लिख लेना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। नीचे आपको लोगो आ जाएगा सत्यमेव जयते वाला रिक्रूटमेंट पोर्टल का। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आपके होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड। तो माई रिक्रूटमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप माई रिक्रूटमेंट पर क्लिक करोगे तो इसमें लास्ट में ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें भी अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑल रिक्रूटमेंट, एडिट एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, फिल क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, और लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म। तो उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे
आज तक जितने भी आपने एग्ज़ाम के स्क्रूटनी फॉर्म भरे उनकी भी लिस्ट होगी, और जिस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो उस एग्ज़ाम का भी नाम लिखा होगा। जैसे कि आप पटवार के लिए एलिजिबल हो तो पटवार एग्ज़ाम 2025 लिखा होगा, और स्टार्ट और एंड डेट में लिखा होगा, आपके स्टार्ट डेट में लिखा होगा 4 दिसंबर 2025, एंड डेट में लिखा होगा 6 दिसंबर 2025, और उसके पास होगा अप्लाई नाउ का। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ओपन होगा पेज। इसमें आपको कोष्टक दे रखा है, यहाँ पर टिक कर देना और ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका इस तरह से ओपन होगा। अगर आप ये पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, तो ब्लू लाइन है इस पर टिक कर देना, आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अन्यथा आप बॉक्स पर क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। उसके बाद आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म भरने की कंप्लीट डिटेल, जिसमें आपको अलग अलग प्रोसेस से निकलना होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बेसिक डिटेल फिल करनी होगी। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होगी। अब इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिन भर्तियों में एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती तो वहाँ एक्सपीरियंस अनुभव का सर्टिफिकेट भी अपलोड होता है, तो उनके लिए है। उसके बाद आपको फ़ोटो और सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन अपलोड करना होता है। उसके बाद आपकी एप्लीकेंट चेकलिस्ट है वो आपको भरनी होती है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन में डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होते हैं। और उसके बाद प्रेफरेंस, जिस एग्ज़ाम के लिए प्रेफरेंस की ज़रूरत होती है ये उनके लिए। तो सबसे पहले जब आप बेसिक डिटेल फिल करोगे तो इसमें सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर पटवार एग्जाम के लिखने होंगे। इसके बाद आपको अपने पटवार एग्जाम के ऑनलाइन आवेदन में एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर लिखने होंगे। उसके बाद यह मेरिट क्रमांक केवल अंतिम परिणाम हेतु है, तो इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद विज्ञापन संख्या, ये कौन सा था, कल रिजल्ट की पीडीएफ में देख लो, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इसके बाद पद कोड और क्रम संख्या आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा होगा, वो आपको लिखना है, पद कोड क्रम संख्या। पद का नाम क्या है वो भी आपके एडवर्टाइजमेंट में लिखा है, वही लिखना है आपको, पद का नाम। विभाग का नाम, पटवार एग्जाम कौन सा विभाग करवा रहा है उस विभाग का नाम आपको लिखना है। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, अब यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में, यानी कि यहाँ आपको अपना पूरा नाम इंग्लिश में लिखना होगा। उसके बाद आता है पिता का नाम हिंदी में, यानी कि आपके पिता का नाम आपको हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पर आपको पिता का नाम इंग्लिश में लिखना होता है। उसके बाद आपको माता का नाम हिंदी में लिखना होता है। फिर आपको माता का नाम इंग्लिश में लिखना होता है। फिर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आपने फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो लिखनी होगी। और फिर आपने फॉर्म भी उठा के देख लीजिए, उसमें जो आपके एज, यानी कि ये तो आपके स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझा रहा हूँ, बाकी आपके पटवार एग्जाम की जो निर्धारित आयु है वो कौन सी रेंज से ली गई है, तो वहाँ पर आपकी एज कितनी है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही लिखी है, तो वही आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद आपकी नागरिकता, फिर आरक्षण वर्ग कौन सी कैटेगरी से है। इसके बाद अगर आप निःशक्त श्रेणी से है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। उपनिःशक्त श्रेणी में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा, अन्यथा नहीं करना है। फिर आपका धर्म कौन सा है, आपकी वैवाहिक स्थिति, अगर आप मैरिड हो तो फिर आपको पति पत्नी का नाम लिखना होगा, यानी कि अगर महिला फिल कर रही है तो पति का नाम लिखेगी, पुरुष स्टूडेंट फिल कर रहा है तो पत्नी का नाम लिखेगा। आपके मैरिड की तिथि, विवाह की तिथि लिखनी होगी, विवाह कहाँ पर हुआ वो स्थान लिखना होगा। इसके बाद आपके विवाह के पंजीयन संख्या लिखने होंगे, पंजीयन स्थान लिखना होगा। उसके बाद आपको पंजीयन अधिकारी का नाम लिखना होगा। उसके बाद विवाहित होने की स्थिति में यहाँ पर आपको संतान के बारे में भी लिखना होगा, यानी कि 2002 1/6/2002 से पहले कितने बच्चे थे वो वहाँ लिखेंगे, 1/6/2002 के बाद कितने बच्चे हैं ये यहाँ लिखेंगे, और टोटल कितने हुए वो यहाँ लिखेंगे। अगर बच्चों की संख्या है तो उनकी डिटेल भी फिर आपको यहाँ पर लिखनी होगी, बच्चों का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आप पर अगर भूतपूर्व सैनिक लागू हो रहा है तो हाँ या ना जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होगा। एनसीसी हुआ, उत्कृष्ट खिलाड़ी हुआ, या फिर सेवारत कर्मचारी, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय लिखा है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद मूल निवास में आपका राज्य, जिला, तहसील लिखना होता है। जन्म स्थान, कहाँ पर हुआ जन्म वो भी राज्य, जिला और तहसील। फिर आपको अपना एड्रेस, उसमें भी आपको राज्य, जिला, तहसील, जिला, शहर, पिन कोड, ये सब चीज़ लिखनी होती है। और उसके बाद स्थायी पता में भी आपको राज्य, जिला, तहसील, जिला, शहर, गांव, पिन कोड, ये सब चीज़ लिखनी होती है। तो जैसे बेसिक डिटेल कंप्लीट होती है आपके पास ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने नया ऑप्शन ओपन होगा, जिसमें आपको लिखनी होगी क्वालिफिकेशन डिटेल, यानी कि आप पटवार एग्जाम के लिए अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका भी जिक्र किया तो आपको यहाँ पर भी उसका
उल्लेख करना होगा, यानी कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में शैक्षणिक योग्यता लिखी है वो सेम चीज़ें आपको दर्ज करनी होगी, जिसमें आपको 10th क्लास की डिटेल, 12th की डिटेल, ग्रेजुएशन की डिटेल और जिसके लिए RS-CIT सर्टिफिकेट या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कोर्स लागू है उनका भी ऑप्शन आ जाएगा, वो भी आपको डिटेल भरनी होगी। उसके बाद यहाँ आपको कुल अंक, यानी कि आपका जो भी एग्जाम है वो कितने नंबर का था, उसमें रिजल्ट क्या टाइप था आपका, रिजल्ट यानी कि परसेंटेज था, ग्रेड था, या रिजल्ट का टाइप क्या रहा है वो लिखना होगा। उसके बाद आपके परसेंटेज, ग्रेड, CGPA जो भी बने वो लिखने होंगे, किस वर्ष पास किए हैं, ऐच्छिक सब्जेक्ट कौन कौन सी थी, कोर्स की अवधि कब तक की थी, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम क्या है और प्रयासों की संख्या, ये सब चीज़ आपको लिखनी होगी। इसके बाद आपको क्या कर देना है, अब जिन्होंने अंतिम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं की है उनके लिए शैक्षणिक अर्हता हेतु शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र की भी जरूरत होगी, यानी कि आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि तक अगर आप इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जो भी आपके शैक्षणिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अगर आप पर इंटर्नशिप लागू होती है तो वो उनके लिए है, अब ये RNC वाले मेडिकल वालों के लिए, आपके लिए नहीं है, तो ये आपको स्किप भी करना है। हाँ, यहाँ पर आपको डिटेल जरूर लिखनी होगी कि यदि आपको कभी आयोग द्वारा दंडित, ब्लैकलिस्ट, वर्जित, विवर्जित, ये अगर ऑप्शन आए तो फिल करना है, अगर ऑप्शन नहीं आए तो स्किप कर देना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने आएगा एक्सपीरियंस डिटेल। अब देखो पटवार एग्जाम के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या कर देना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर देना वापस से। यहाँ आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ आपके फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड किए जाएंगे। फ़ोटो की जो भी आपको साइज़ दे रखी है उस साइज़ के अंदर ही आपको अपलोड करना है, और सिग्नेचर में भी जो भी आपकी साइज़ दे रखी है उस साइज़ के अंदर ही अपलोड करना है। अगर कम या ज़्यादा हुआ तो आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा, इसलिए ये ध्यान जरूर रखें। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एप्लीकेंट चेकलिस्ट आ जाएगी। इस चेकलिस्ट में जो जो चीज़ पूछी जा रही है उस पर आपको, आप पर जो लागू हो रही है येस या नो, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। चेकलिस्ट कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको क्या करना होगा, वापस से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पर क्लिक करोगे इसके बाद आपके सामने आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड के, यानी कि यहाँ आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे, जिसमें आपको 10th क्लास हुआ है, आपके जो यहाँ पर पूछा जाए वो सब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। 10th का हुआ, अब देखो 10th के अंक तालिका प्रमाण पत्र किसी किसी के अलग होती है बोर्ड द्वारा, किसी किसी के एक ही होती है, तो जिनके अलग अलग होती है उन्हें वो दोनों अपलोड करनी होगी, जिनके एक ही है तो उन्हें वो एक ही चीज़ अपलोड करनी होती है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ ग्रेजुएशन के अंक तालिकाएँ अपलोड कर रहे हो तो उन सभी सेमेस्टर को एक ही PDF में पहले मर्ज करना होगा, क्योंकि यहाँ एक कोष्टक के आगे एक ही ऑप्शन होगा, जहाँ पर अंक तालिका पूछी जा रही है उसके आगे एक ही ऑप्शन होगा, यानी कि वहाँ एक ही PDF अपलोड होगी। इसलिए आपको, अगर आपके ग्रेजुएशन में 6 सेमेस्टर थे या 8 सेमेस्टर थे तो आपको उन सभी सेमेस्टर को एक ही PDF में मर्ज करना और उसके बाद अपलोड कर देना है। इस तरह से अपलोड करनी होगी। और उसी तरह आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएशन का जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया तो यहाँ पर भी आपको उनकी डिटेल लिखनी होगी। बाकी चरित्र प्रमाण पत्र जो यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे डॉक्यूमेंट वो सभी आपको अपलोड करने होंगे। और उसके अलावा जो आप पर लागू हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्र और भी कोई ऑप्शन होगा जो आप पर लागू नहीं हो रहा तो उन पर वो वैसे भी रेड स्टार नहीं होगा। जिन पर रेड स्टार है वो तो अपलोड करने कंपलसरी होंगे। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक। नेक्स्ट पर क्लिक, अब प्रेफरेंस जिन पर लागू होता है, यानी कि कुछ क्या होता है एग्जाम अलग अलग विभाग द्वारा होते हैं, तो फिर आप मेजॉरिटी कौन से विभाग को देना चाहते हो, किस विभाग में पहले जाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस मांगे जाते हैं। उसके बाद एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको क्या कर देना है, सबमिट पर। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने नया ऑप्शन आ जाएगा प्रीव्यू का। प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा तो उसमें आपको क्या देखना है कि आपने फॉर्म है वो सही से भरा है या नहीं, क्योंकि जब आप प्रीव्यू चेक करोगे तो उसमें लास्ट में 2 ऑप्शन होगा, एक फाइनल सबमिट का और एक अपडेट का। तो एक बार प्रीव्यू में आप एक एक चीज़ नोट कर लेना कि कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं कर दी हो, या फिर कोई गलत जगह कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो गया, यानी कि जहाँ 10th का पूछा हुआ 12th का अपलोड ना हो गया, या 12th का पूछा हुआ 10th का अपलोड ना हो गया। अगर आपको लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है तो अपडेट पर क्लिक कर दीजिए, नीचे ऑप्शन होगा, आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सब सही है, अब कुछ एडिट नहीं करना है, तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने रुपये का जो चार्ज है उसका ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट कर देना है। उसके बाद आपकी जो PDF के रूप में स्क्रूटिनी फॉर्म डाउनलोड हो जाएगी, और जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय ये PDF भी आपको वहाँ पर लेके जानी होगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि SSO ID के माध्यम से स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे फिल करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसी YouTube चैनल पर बताऊंगा कि पटवार एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज है वो तैयार रखने हैं,
और विभाग द्वारा जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।